चलो हेलो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक हम देख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का। और उस थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में अब तक का जो आर्टिकल हमने वहां पे बताया उसमें लास्ट लेक्चर में अपना बॉन्ड एंथैल्पी जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुई थी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी वन मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल में एक जो पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या एंथैल्पी जो वहां पे चेंज होती है, उस चेंज होने वाले एंथैल्पी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ओके, सो द चेंज इन एंथैल्पी टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एंड टू प्रोड्यूस द गैसियस एटम और रेडिकल्स आर कॉल्ड एज द बॉन्ड एंथैल्पी। जहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, HCl का। और मैंने आपको बता दिया था कि जो बॉन्ड एंथैल्पी कंसेप्ट है, एक्चुअल अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक फॉर्म करेगा तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी कंसेप्ट है वो वहां पे सिमिलर होती है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा, यानी जिसमें दो से ज्यादा एटम्स अगर उसमें होते हैं, तो उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का ऑब्जर्वेशन किया था। वाटर मॉलिक्यूल में दो OH आइडेंटिकल बॉन्ड थे, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम थी, लेकिन उनको जब हम इंडिविजुअली ब्रेक करते तो उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी वो पहले OH बॉन्ड के लिए अलग आती थी 499, दूसरे बॉन्ड के लिए वो आती थी 428। तो इसमें से एग्जैक्टली OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी थी, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम जनरली उस प्रकार के मॉलिक्यूल में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल हमारा एक्चुअल इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। अभी हम आगे देखेंगे इस टॉपिक में, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अभी हेस लॉ। सो चलिए आगे देखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अगला जो न्यू आर्टिकल है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का अपना, वो है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो आपको इस आर्टिकल पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टॉपिक में से 3 या 4 मार्क्स के लिए उस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, गिव इट्स एप्लीकेशन वगैरह, ऐसा क्वेश्चन आपको उस पे अराइज हो सकता है। सो देखेंगे हेस लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हेस लॉ समझने के पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे, जिस केमिकल रिएक्शन में सपोज ए नाम का रिएक्टेंट है और इस ए नाम के रिएक्टेंट का कन्वर्शन सपोज डी नाम के प्रोडक्ट में हुआ है। ओके, और इस डी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है वो लाइक एज सपोज हम कंसिडर करेंगे -Q किलो जूल। हमारे समझ में एक जनरल हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में बाद में बता रहूंगा आपको। सबसे पहले हमें देखना है उस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक हम लेंगे। तो एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने कंसिडर किए और वो जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कैरी आउट हो रही है, जैसे कि A टू D तक। और सपोज A टू D तक इस सिंगल रिएक्शन होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है लाइक एज -Q किलो जूल। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सिमिलर केमिकल रिएक्शन है वही सिमिलर केमिकल रिएक्शन डिफरेंट स्टेप में, सेवरल स्टेप में कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले सपोज पहले स्टेप में कैरी आउट हुई A टू B, उसके बाद जो दूसरी स्टेप है लाइक एज B टू C, और बाद में थर्ड जो स्टेप है उस थर्ड स्टेप में C टू D में। तो वही केमिकल रिएक्शन है, वही सिंपल प्रोसेस है जो ज्यादा स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप में अभी कैरी आउट हो रही है। तो सपोज जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1 हम कंसिडर करेंगे, वो लाइक एज -Q1 किलो जूल है। दूसरी जो स्टेप है लाइक एज B टू C तक, उसको हम डेल्टा H2 यानी कि एंथैल्पी चेंज सेकेंड -Q2 किलो जूल कहेंगे। और जो थर्ड नंबर की स्टेप है C टू D लाइक एज डेल्टा H3, उसको -Q3 जूल कहेंगे। ओके, तो जनरली इस हेस लॉ का कहना है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज डेल्टा H, तो एंथैल्पी चेंज, अभी ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन A से D तक एक सिंगल स्टेप में कैरी आउट होती है, तो उसकी जो एंथैल्पी चेंज है लाइक एज कितनी है, डेल्टा H। तो वही केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन हमने चेंज की नहीं है, सिर्फ वही रिएक्शन को हमने
एक से ज्यादा स्टेप में कैरी आउट किया है, इंडिविजुअल स्टेप में। तो पहली इंडिविजुअल स्टेप है डेल्टा ए बी, सॉरी इंडिविजुअल स्टेप पहले ए से बी तक, तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज लाइक एज हम डेल्टा H1 कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर की इंडिविजुअल स्टेप है बी टू सी, हम इसमें ऐड करेंगे डेल्टा H2। थर्ड नंबर की जो स्टेप है लाइक एज डेल्टा H3। तो स्टेटमेंट का यही कहना है, इस लॉ का यही कहना है, जो भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती है ओवरऑल, उस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है वो एंथैल्पी चेंज इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? एडिशन यानी कि सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो एंथैल्पी चेंज इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसी हिसाब से, या हम स्टेटमेंट इन अनदर वर्ड ऐसा भी बोलते हैं, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअल ये जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच की वैल्यू एक स्टेप में कितनी है? -q किलोजूल। इनकी सम लाइक एज -q1 प्लस -q2 प्लस -q3, ये -q किलोजूल। तो इनकी जो एडिशन है वो डायरेक्ट कितनी होनी चाहिए? -q किलोजूल। वो इक्वल होती है, ऐसा भी उन्होंने स्टेटमेंट बताया कि जनरली जो भी एंथैल्पी चेंज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो एंथैल्पी चेंज सेम होती है, इक्वल होती है, चाहे वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कैरी आउट हो या तो फिर वही केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप के अलावा एक से ज्यादा स्टेप में अगर वो कैरी आउट होती है तो। सो द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज सेम whether the chemical reaction is takes place in a single step or several number of step। समझ में आ रहा है? जो भी केमिकल रिएक्शन वहां पे कैरी आउट होती है, उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। ओके, कब इक्वल होती है? जब वो केमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या वही केमिकल रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो, ये उसके लिए स्टेटमेंट रहेगा। और अगर थोड़े से अच्छे फॉर्म में जानना हो तो एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं कार्बन। इस कार्बन को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा H इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? -395 किलोजूल। ओके, डेल्टा H कितना है वहां पे? एंथैल्पी चेंज कितनी है? -395 किलोजूल। तो कार्बन इज बर्न विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप में कैरी आउट होता है। तो सिंगल स्टेप में कैरी आउट होने के लिए सपोज वहां पे एंथैल्पी चेंज है -395 किलोजूल। अभी हम वही केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कार्बन को लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, 1/2 O2 गैस। देन क्या मिलेगा हमें? पहले सबसे पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक एज डेल्टा H1 पहली स्टेप है, ये -112 किलोजूल। इतनी सारी एंथैल्पी चेंज इस फर्स्ट स्टेप में होती है। ओके, ये 1/2 O2 का मतलब है, 1/2 O2 का मतलब है नेसेंट एक ऑक्सीजन। एक्चुअल ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, उसको नेसेंट फॉर्म में एक्चुअल लिखने की कोई केमिस्ट्री में आदत नहीं, इसलिए हम केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर नेसेंट ऑक्सीजन लिखना है तो 1/2 O2 लिखते हैं। 1/2 O2 का मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम। उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें इंटरमीडिएट मिला है पहले स्टेप में, उसको और एक बार हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? अभी ये CO और एक ऑक्सीजन यानी कि CO2 मिल जाएगा। सपोज डेल्टा 2H यानी कि डेल्टा H2 इक्वल टू ये एक्चुअल प्रैक्टिकली -283 किलोजूल। इन दोनों स्टेप की अगर हम एडिशन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गेट कैंसल। सो कार्बन हाफ मोल प्लस हाफ मोल, एक्चुअल 1 मोल, देन टू फॉर्म CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डेल्टा H। इन दोनों की सम करनी है, 2 + 3 5, 8 + 1 9, 3 a - sin एज इट इज। तो यहां पे अगर देखेंगे
बाय हेस लॉ हमने बताया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, जितने स्टेप होंगे उतने हम डेल्टा H कंसिडर। यहाँ पे अभी 2 ही स्टेप में तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो पहली स्टेप है, एक ही स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज हुई है वो प्रैक्टिकली आई 395 किलो जूल इक्वल टू वही केमिकल रिएक्शन दो अलग अलग स्टेप में हमने कैरी आउट कर दिए। तो पहले स्टेप डेल्टा H1 के लिए जो डेल्टा H1 की वैल्यू है वो -112 है, प्लस दूसरे स्टेप के लिए जो दूसरा केमिकल रिएक्शन का स्टेप है उसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है -283 किलो जूल। तो अगर हम एडिशन करेंगे उसकी -395 किलो जूल इक्वल टू इनकी एडिशन आती है एक्चुअल -395 किलो जूल। जो अपना हेस लॉ था ये यहाँ पे क्या होता है, प्रूव होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में होता है तो एंथैल्पी चेंज -395 किलो जूल है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन 2 स्टेप में हुआ है, यानी कि एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में हुआ है, तभी भी उसकी एंथैल्पी चेंज कितनी है -395। वही तो स्टेटमेंट है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करती है तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है सिंगल स्टेप के लिए, वो सिंगल स्टेप की एंथैल्पी चेंज, और वही सिमिलर केमिकल रिएक्शन अगर सेवरल स्टेप में कैरी आउट होती है तो उसकी एंथैल्पी चेंज कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है, इक्वल होती है। ओके, तो ये उसके लिए स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट हम बता सकते हैं, तो क्या बताएंगे स्टेटमेंट में, हेस लॉ का स्टेटमेंट क्या बताएंगे, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर सेम, इक्वल होती है, सेम होती है, वेदर द केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और सेवरल नंबर ऑफ स्टेप। या हम ऐसा भी बता सकते हैं, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, इसमें से आप कोई भी स्टेटमेंट वहां पे बता सकते हो। उसके बाद उसके आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन में हम बता सकते हैं, कंसिडर द जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने कंसिडर किए लाइक एज A to D विच आर कैरी आउट इनटू द सिंगल स्टेप। एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्टेप लाइक एज A to D, जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है। सेकेंड पॉइंट में हम बता सकते हैं कि सिमिलर केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इनटू द 3 स्टेप लाइक एज A to B, B to C और बाद में C to D। ये 3 स्टेप में वही रिएक्शन हमने लिखी है। उसके बाद हम बताएंगे देन अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। हेस लॉ के बेस पे अगर हम देखते हैं तो हमने अभी बताया था हेस लॉ का स्टेटमेंट, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स इन केमिकल रिएक्शन। तो यही लिखा हमने उस बेस पे। देयरफॉर एक स्टेप के लिए जो डेल्टा H थी वो थी -Q किलो जूल इक्वल टू डेल्टा H1 के लिए -Q1, डेल्टा H2 के लिए -Q2, डेल्टा H3 के लिए -Q3, और वो इक्वल रहेगी इसके कारण -Q किलो जूल। इनकी सबकी एडिशन उनकी सबकी सम कितनी आएगी -Q किलो जूल। आ रहा है समझ में। उसके बाद हमने इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल बताया। इल्यूस्ट्रेशन में हम बताएंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंसीडर द कार्बन इज बर्न विद ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड इन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप फॉर्मेशन होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हुई वहां पे वो कितनी है -395 किलो जूल। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट, सिमिलर केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इनटू द 2 स्टेप, या कार्बन इज बर्न विद लिमिटेड ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप, वहां पे 2 स्टेप में लिखना है। देन बाय हेस लॉ, अगर हम यहाँ पे हेस लॉ का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। इस एग्जांपल पे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंथैल्पी चेंज है फर्स्ट स्टेप में -390 यानी कि सिंगल स्टेप में -395 किलो जूल इक्वल टू वही रिएक्शन 2 स्टेप में हमने कैरी आउट की थी। तो पहली जो स्टेप है डेल्टा H1 -112 किलो जूल और दूसरे स्टेप के लिए -283 किलो जूल। देन ये हमें रिलेशन मिला है। फ्रॉम दैट इट इज क्लियर
और फ्रॉम दैट द हेस लॉ इज प्रूव। हेस लॉ यहाँ पे इस इक्वेशन से और इस एग्जांपल से प्रूव होता है। एक्चुअल इस जो केमिकल रिएक्शन है और जो हेस लॉ है, उस हेस लॉ को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, एक सिंगल रिएक्शन है जो ए से लेके डायरेक्ट बी में कैरी आउट होती है सिंगल स्टेप में, ए से लेके डी तक। सो ये फर्स्ट स्टेप और एक्चुअल सिंगल स्टेप में कैरी आउट होती है, तो उसकी जो एंथैल्पी है लाइक एज डेल्टा एच। अभी जो वही केमिकल रिएक्शन है ए टू डी, ये डायरेक्ट अलग अलग स्टेप में कैरी आउट हो रही है। सबसे पहले ए टू बी में गई हो, है कि नहीं, उसके बाद बी टू लेके सी स्टेप में और बाद में सी से लेके डी स्टेप में। तो सबसे पहले ए टू बी जो स्टेप थी उसके लिए एंथैल्पी चेंज लाइक एज डेल्टा H1। बाद में जो सेकेंड नंबर की स्टेप थी बी से लेके सी तक, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज डेल्टा H2। और थर्ड स्टेप जो थी उसके लिए डेल्टा H3। ओके, अभी उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो एप्लीकेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन में हम बता सकते हैं कि जनरली जो हेस लॉ होता है उस हेस लॉ का यूज हम करते हैं टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए जनरली कुछ प्रकार की केमिकल रिएक्शन नेचर में ऐसे होती है जिनकी हम एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी चेंज जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर पाते नहीं। तो उस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है उनकी एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने के लिए इस हेस लॉ का यूज किया जाता है। सो हेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन whose enthalpy change do not determine by experimentally। ओके, और हम ऐसा भी बता सकते हैं कि जनरली it is also used to calculate the enthalpy change for those chemical reaction which are takes place very slowly। Similarly, it is also used to calculate the enthalpy change for the chemical reaction which are takes place into infinite number of step। एक्चुअली स्लो होंगी। फोर्थ नंबर, जनरली इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अलग अलग एंथैल्पी चेंज, हमने इसके पहले के लेक्चर में बताए। इट इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड सो ऑन। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। जो ये हेस लॉ का जो इक्वेशन है इट इज एन ऑर्डिनरी अलजेब्रिक इक्वेशन। सो इट कैन बी मल्टीप्लाइड, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन वगैरह जो कंसेप्ट है अलजेब्रिक फॉर्म के वो हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस हेस लॉ के ऊपर तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ पॉइंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे याद रखने हैं। समझ में आ रहा है? आज का जो आर्टिकल हमने इस टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स के लिए देखा है वो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन। और एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट हम बताएंगे। स्टेटमेंट में बताया था the enthalpy change for the chemical reaction are same whether the chemical reaction is takes place in a single step or several number of step। या तो फिर हम ऐसा भी बता सकते हैं overall the enthalpy change for the chemical reaction is equal to sum of enthalpy change for the individual step in a chemical reaction। उसके बाद explanation consider the general hypothetical reaction like as A to D which are takes place in a single step, जो रिएक्शन सामने लिखी है। उसके बाद सिमिलर केमिकल रिएक्शन which are takes place into the number of step like as A to B, बाद में B to C and C to D। Then according to Hess law एक स्टेप के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, देन पूरे जो इक्वल रहेगी जितनी सारे स्टेप में वो एंथैल्पी चेंज कैरी आउट होती है उनके सम के इक्वल। सो पहले स्टेप के लिए डेल्टा H1 प्लस दूसरे स्टेप के लिए डेल्टा H2 प्लस डेल्टा S। वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी और हमें पता है पूरी जो सम आएगी वो इक्वल रहेगी। सो अभी हमने इक्वल लिख दिया। उसके बाद एग्जांपल हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इज सिंगल स्टेप, एंथैल्पी चेंज -395 किलोजूल। वही कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म इनटू द टू स्टेप, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू स्टेप, एंथैल्पी चेंज आल्सो -395। देन बाय हेस लॉ इट इज प्रूव दैट एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने के लिए एंथैल्पी चेंज -395 किलोजूल है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब दो स्टेप में फॉर्मेशन होता है तभी भी एंथैल्पी चेंज -395 किलोजूल ही है। और बाद में एप्लीकेशन
main application, it is used to calculate the enthalpy change for chemical reaction whose enthalpy change do not determine experimentally. ओके, उसके बाद हमने 2-4 पॉइंट्स और भी बताए, वो इतने ज्यादा एप्लीकेशन का यूज इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. सो यहाँ पे जो अपना थर्मोडायनेमिक्स का आगे का जो पार्ट है कंप्लीट होता है. बाकी का जो आर्टिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है.